हेलो दोस्तों, मैं वी.के. पोरसवाल एग्रोनॉमिस्ट किसान एग्रीटेक स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम किसान एग्रीटेक स्कूल है, कृषि संबंधित वीडियो समय समय पर डालता रहता हूं, जो कि किसानों के लिए और कृषि छात्रों के लिए बहुत उपयोगी हैं। और आप लोगों ने जिस तरह से इस चैनल को लाइक किया है, तो इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है और मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि आपके लिए उपयोगी वीडियो समय समय पर डालता रहूं। दोस्तों, आज का जो विषय लिया है हमने, वो दलहनी खेती के ऊपर लिया है। दालों की फसलें कैसे ली जाए और दालों का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की जो फसल मैंने ली है वो है दलहन फसलों में उड़द की खेती, ब्लैक ग्राम, जिसको अंग्रेजी में ब्लैक ग्राम कहते हैं। और उड़द की उन्नतशील खेती कैसे की जाए, एडवांस फार्मिंग कैसे की जाए, जिससे कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उड़द, जिसको उड़द बोलते हैं, इसके कई पर्यायवाची हैं जो हमारे देश में विभिन्न नामों से बुलाया जाता है। इसको विभिन्न नामों से इसको जानते हैं। उड़द या उड़द, मास या महा, ये इसके नाम हैं जिनके नाम से ब्लैक ग्राम को जाना जाता है। ब्लैक ग्राम अंग्रेजी नाम है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है, हम इसे भोजन में कैसे शामिल करते हैं, तो इसको पापड़, बेड़ियाँ, डोसा, इडली, दाल रोटी और दाल चावल के साथ इसको हम अपने भोजन में शामिल करते हैं। और जहाँ तक कल्टीवेशन की बात है, तो ये पूरे देश में, लगभग पूरे देश में ही उगाया जाता है। उड़द की खेती पूरे देश में होती है, ब्लैक ग्राम की खेती। और सीजन की बात करें तो खरीफ, रबी, जायद 3 सीजन है इसके, लेकिन उत्तरी भारत में इसको खरीफ और जायद की फसल में ही लिया जाता है, जायद और सीजन में। एवरेज यील्ड की बात करें तो अपने भारतवर्ष में इसकी जो एवरेज यील्ड है 5.44 क्विंटल पर हेक्टेयर है, जो कि बहुत। इसके उपाय क्या हैं यील्ड लेवल इंक्रीज करने के? हाउ टू इंक्रीज द यील्ड लेवल ऑफ ब्लैक ग्राम। पहला जो उपाय है वो है कम अवधि वाली उन्नत प्रजातियों का चयन करके। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप उगाएं, जिससे कि जल्दी फसल पक के तैयार हो जाए और उस पर इंसेक्ट और पेस्ट अटैक का चांसेस कम रहें, संभावनाएं कम रहती हैं। तो ऐसे में शॉर्ट ड्यूरेशन फसल उगानी चाहिए, कम अवधि वाली वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए। नंबर 2, खेती की नई तकनीकों को अपनाकर एडवांस पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके अपने फसल में, अपने खेतों पर इसकी उपज बढ़ाई जा सकती है। साधनों का सही समय पर उपयोग करके, जो अपने साधन है, एसेट्स हैं, उनका सही समय पर यदि हम उपयोग करके, और इंटरक्रॉपिंग या जो भी हमारे पास इंटरक्रॉपिंग करना है, मिक्स क्रॉपिंग करना है, इसको, ये सब साधन तो वही हैं जो मुख्य फसल के हैं, लेकिन ये एक बोनस फसल के रूप में हम ले सकते हैं, एक्स्ट्रा पैदावार। और यदि शुद्ध खेती करना चाहते हैं तो अभी इसको कर सकते हैं। और फसल सुरक्षा के उपचार समय पर करके, यदि पेस्ट, कोई इंसेक्ट अटैक आज लगा हुआ है खेत में और हम उसको 10 दिन बाद कंट्रोल करते हैं या उसमें दवाई छिड़कते हैं, तो ऐसे में ये जो हमारा पैसा है वो भी यूज़ नहीं हो रहा है और समय भी यूज़ नहीं हो रहा है, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी दोनों। तो यदि आप इसको समय पर कंट्रोल करते हैं तब तो पैसे का उपयोग है और आपकी मेहनत का भी उपयोग है। यदि आप समय पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो जितना नुकसान उसको करना है इंसेक्ट को, वो तो उसने कर दिया। अब आप भले ही उसमें दवाई छिड़कें या कुछ करें, उसका कोई उपयोग नहीं है। इसी प्रकार बीमारियां भी हैं, कुछ बीमारियां हैं जो आती हैं इसके अंदर, वायरल डिजीज़ हैं। यदि आप इसका रोकथाम ना करें या बीज उपचार ना करें समय पर, और बाद में यदि आप इसमें पैसा लगाते रहें, जब नुकसान हो जाए फसल में, तो उसका कोई यूज़ नहीं है, अनुपयोगी है वो। तो ये कुछ उपाय बताएं हमने, जो कि भाई इनको हम अपना कर, अडॉप्ट करके अपने खेतों में उड़द की पैदावार बढ़ा सकते हैं। अब शुरू करते हैं कि भाई इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाएं या क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करें। नंबर फर्स्ट स्टेप है जलवायु। पहले हम जलवायु का देखें कि हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है। ये जो है गर्म मौसम में हॉट और ह्यूमिड जो जलवायु है इसके लिए फेवरेबल है। जहाँ 25 से 30 डिग्री तापमान रहता है वो तो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए फेवरेबल रहती है क्रॉप ग्रोथ के लिए। और 700 to 900 मिलीमीटर वर्षा जिन क्षेत्रों में है वहाँ सुगमतापूर्वक इसको उगाया जा सकता है। और यदि एक्सेस रेनफॉल होता है फ्लावरिंग टाइम पर या पॉड फॉर्मेशन टाइम पर, मोस्टली फ्लावरिंग टाइम पर, जहाँ पर पॉलिनेशन जो है रुक जाता है, पॉलिनेशन को अफेक्ट करता है जो रेनफॉल, वहाँ पे पॉड फॉर्मेशन नहीं होता है, जिससे फसल में लॉस हो जाता है, फलियाँ कम आती हैं, पैदावार पूरी नहीं मिलती है। नंबर 2, मिट्टी का चयन।
दोमट और बलुई दोमट, रेतीली या मध्यम प्रकार की भूमि अच्छी होती है। तो ये 3-4 प्रकार की भूमि है जिनमें हो जाती है। और सैंडी सॉइल में भी आजकल ये होने लगा है, क्योंकि अच्छे साधन हो गए हैं और अच्छे आप जो है यदि इसमें अच्छी प्रकार बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर रहे हैं, समय पर इसको सिंचाई दे रहे हैं, तो ये रेतीली ज़मीन में भी हो जाता है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जल निकास का जो है साधन अच्छा होना चाहिए, वाटर ड्रेनेज सिस्टम। खेत में पानी नहीं ठहरना चाहिए। पानी ठहरने से उड़द की फसल बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाती है और ये नुकसान कर हो जाता है। और जहाँ पे पीएच मान 7 से 8 है, वहाँ पे ये फसल उगानी चाहिए, उसके लिए बहुत उपयोगी है। 7 से 8 जो पीएच मान है वो इसके लिए फेवरेबल है। अम्लीय और क्षारीय भूमि इसके लिए उपयुक्त नहीं है, इन भूमि में इसको ना उगाएं। नंबर 3 आता है खेत की तैयारी। खेत की तैयारी भी एक मुख्य चरण है। यदि आप खेत की तैयारी अच्छी करते हैं तो इसमें जर्मिनेशन अच्छा आता है। जर्मिनेशन अच्छा आएगा तो प्लांट पॉपुलेशन अच्छी रहेगी। पौधों की संख्या बहुत कुछ निर्भर करती है किसी फसल में, चाहे कोई भी फसल है। यदि पौधों की संख्या ऑप्टिमम है, उपयुक्त प्लांट पॉपुलेशन है, तो पैदावार भी अच्छी मिलती है। तो इसके लिए क्या करना है कि अच्छी उपज के लिए खेत की मिट्टी को भुरभुरी कर लेना चाहिए, जिससे जर्मिनेशन अच्छा होगा। और इसके लिए क्या करना है कि मिट्टी पलट हल से जुताई करें पहले, और 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाएं, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और इसमें नमी संरक्षित हो जाएगी। बुआई का समय। दोस्तों, बुआई का समय जो है समर में और खरीफ में 2 सीजन यहाँ पे ज़्यादा चलते हैं। तो समर में यदि आप उड़द की खेती करना चाहते हैं और बुआई करना चाहते हैं, तो इसके लिए मार्च का प्रथम पखवाड़ा, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ मार्च इज द वेरी सुटेबल फॉर सोइंग। और यदि आप खरीफ में बोना चाहते हैं रेनी सीजन में, तो इसके लिए होल मंथ ऑफ जुलाई, पूरे जुलाई के महीने आप इसकी बुआई कर सकते हैं, आपको संतोषजनक पैदावार मिलेगी, उसका जर्मिनेशन भी अच्छा आएगा। फिर बात आती है सीड रेट। बीज का दर क्या होना चाहिए, बीज की मात्रा प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर। तो इसमें जो है मौसम को और नमी को ध्यान में रखते हुए और वहाँ के तापमान को ध्यान में रखकर बीज का सिफारिश की जाती है, कितना बीज डाला जाए। उसी के लिए मैंने एक टेबल बनाई है, ये आप इसमें देख रहे होंगे सीजन और बीज प्रति हेक्टेयर और प्रति एकड़। यदि समर सीजन में आप उड़द की बुआई कर रहे हैं, तो इसमें 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। और यदि एकड़ की बात करें तो 10 से 12 केजी बीज प्रति एकड़ लगेगा। रेनी सीजन, खरीफ के लिए इसमें 15 से 20 केजी लगेगा। इस सीजन में बीज की मात्रा कम हो जाती है खरीफ में, क्योंकि इसमें प्लांट की ग्रोथ भी ज़्यादा होती है और जर्मिनेशन भी अच्छा आता है। प्लांट ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ करता है खरीफ में, इसको स्पेस ज़्यादा चाहिए। यदि एकड़ की बात करें इसमें, तो ये 6 से 8 केजी सीड ही पर्याप्त रहता है। फिर आती है बुआई की विधि। बुआई की विधि भी बहुत मायने रखती है, बहुत एक अहम पहलू है इसका। जैसे सीजन है, इसमें हमने एक टेबल बनाई है, ये देख रहे हैं आप। समर सीजन के लिए अलग वो है विधि है, और रेनी सीजन के लिए अलग है। तो अभी समर की बात करें तो इसमें रो टू रो, पंक्ति से पंक्ति का फासला 20 से 25 सेंटीमीटर, और प्लांट से प्लांट मतलब पौधे से पौधे का फासला जो है 10 सेंटीमीटर रखना है। और बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज को बोना है। रेनी सीजन, यदि आप बरसात की बात करें, बरसात का जो सीजन है रेनी सीजन, खरीफ जिसे कहते हैं, इसमें 30 से 45 सेंटीमीटर हमने इसको रखा है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, रो टू रो जिसे कहते हैं। और प्लांट टू प्लांट जो है, प्लांट से प्लांट की दूरी 10 सेंटीमीटर, और बीज की गहराई वही 4 से 5 सेंटीमीटर रखनी है। तो ये बुआई की विधि हो गई विधि। फिर आता है बीज उपचार। इसको बीज को उपचारित करना बहुत जरूरी है। जितनी भी दलहन फसलें ले रहे हैं, इनका बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये बीज का उपचार, सीड ट्रीटमेंट, इसमें जो है राइजोबियम कल्चर आता है, उससे इन जितने भी ये दलहनी फसलें हैं, दाल वाली फसलों के बीज को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, जो 2 दाल वाली हैं, तो इससे उपचारित करना चाहिए। और 1 एकड़ यदि बीज को आप 1 एकड़ के बीज की मात्रा को यदि आप उपचारित करना चाहते हैं, तो 250 ग्राम का जो पैकेट आता है राइजोबियम का, वो पर्याप्त है 10 से 12 किलो बीज के लिए।
तो दोस्तों ये बीज का उपचार सीड ट्रीटमेंट, इसमें जो है राइजोबियम कल्चर आता है, उससे इन जितने भी ये दो दलहनी फसलें हैं, दाल वाली फसलों के बीज को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, जो दो दाल वाली हैं, तो इससे उपचारित करना चाहिए। और 1 एकड़ यदि बीज को आप 1 एकड़ के बीज की मात्रा को यदि आप उपचारित करना चाहते हैं तो 250 ग्राम का पैकेट मिला लें और इसको फिर बीज में अच्छी तरह हाथों से मिलाएं। हाथों से मिलाकर इसको छाया में सुखा लें, शेड में। इसको सनलाइट नहीं लगनी चाहिए, धूप, सूर्य की किरणें। यदि इसमें सूर्य की किरणें ज़्यादा लगती हैं तो ये बैक्टीरिया डीएक्टिवेट हो जाता है, मतलब ये लाइव नहीं रहता, मर जाता है। तो इसकी जो वाइबिलिटी है कम हो जाती है। तो ध्यान रहे, जब भी आप इसको उपचारित करें बीज को छांव में सुखाएं, और छांव में सुखाने के बाद ये एक इसको टीका लग गया, जैसे वैक्सीन लग जाती है, बहुत सारी बीमारी से लड़ने के लिए एक टीका हो गया इसके साथ। तो ये टीका क्या करता है, ये इस बैक्टीरिया का रोल है वातावरण से नाइट्रोजन को फिक्सेशन करना, स्थिर करना, स्थिरीकरण, फिक्सेशन कहते हैं जिसको। तो ये क्या करता है कि यदि आपने इसको उपचारित कर लिया है तो ये 10 से 20 kg तक नाइट्रोजन प्रति एकड़ फिक्सेशन कर सकता है, यदि आपने इसको अच्छी तरह उपचारित किया है। और नंबर 8 आता है कि पोषक तत्व और उर्वरक की मात्रा। तो उर्द की फसल में या जितनी भी दलहन फसल है, इनमें बेसल डोज में ही सब सारे फर्टिलाइजर दिए जाते हैं, ऊपर से कोई खाद नहीं डाली जाती है, ये हमेशा ध्यान रखिए आप। पोषक तत्व की मात्रा जो है एनपीके के रूप में दी गई है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। ये पोषक तत्व हैं 8 kg पर एकड़ नाइट्रोजन, 16 kg पर एकड़ फास्फोरस और 8 kg पर एकड़ पोटास। अब इसको हमने उर्वरक के फॉर्म में लिखा है। अब कुछ लोग जो है, वैज्ञानिक लोग, इसको केवल यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब किसान भाई इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि भाई नाइट्रोजन कितनी है तो कितना उसमें फर्टिलाइजर बनेगा। यदि 16 किलो फास्फोरस देनी है तो उसमें कितना हमें सिंगल फास्फेट या डीएपी देनी है, ये भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसी प्रकार पोटास है कि भाई 8 किलो हमें पोटास देना है नाइट्रेट, तो उसको एमओपी के रूप में कितना क्वांटिटी बनती है। तो ये हमने कैलकुलेट करके एक टेबल बनाई है, तालिका बनाई है। देखिए आप, यदि आप 8 किलो नाइट्रोजन देना चाहते हैं तो यूरिया की मात्रा 17 kg पर एकड़ लेनी पड़ेगी आपको। और एसएसपी के साथ बो रहे हैं जब, देखिए एसएसपी 100 kg लेना पड़ेगा पर एकड़, और एमओपी 13 kg लेना है। ये बुआई के समय का है खाद, बुआई के समय ही खाद डाली जाएगी। अब एक कॉम्बिनेशन ये भी है, यदि आप एसएसपी के साथ नहीं बो रहे हैं, डीएपी के साथ बुआई कर रहे हैं, तो एक ये कॉम्बिनेशन है। तो यूरिया की मात्रा केवल 4 किलो रह जाएगी, डीएपी 35 किलो, एमओपी 13 किलो। तो ये मात्राएं निर्भर करती हैं किस फर्टिलाइजर को आप ले रहे हैं अपने, उसमें क्या आपको वहाँ पे अवेलेबल हो रहा है, उस हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। अब ये तो स्थिर रहेगा, इसको तो चेंज नहीं कर सकते, ये तो रिकमेंडेशन है ऊपर से। अब हमें अपने फर्टिलाइजर ही कम भर्ती करने पड़ते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। सिंचाई, इरिगेशन। अब आती है बात सिंचाई की। तो मोस्टली 3 सिंचाई इसमें जो रिकमेंड की जाती हैं, 3 इरीगेशन। तो इसमें हमने दिया है कि भाई नंबर ऑफ इरीगेशन और कितने बुआई के कितने दिन बाद होनी चाहिए पहली सिंचाई, उसके बाद उसकी क्रॉप की स्टेज क्या होगी जब हम इसकी पहली सिंचाई कर रहे होंगे, ये भी दिया है हमने। तो जैसे फर्स्ट इरीगेशन देना है तो 15 से 20 दिन, बुआई के 15 से 20 दिन बाद, डेज आफ्टर सोइंग, DAS, उस वक्त जो है फसल जो वेजिटेटिव ग्रोथ में होती है। तो ध्यान रहे कि पहली सिंचाई बुआई के 15 से 20 दिन बाद देनी है, जब वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज होती है। इसी प्रकार सेकंड इरीगेशन 30 से 35 दिन, बुआई के 30 से 35 दिन बाद, 30 से 35 दिन डेज आफ्टर सोइंग, उस वक्त यह कलियां बननी शुरू होती हैं, फ्लावरिंग स्टार्ट होनी होती है, और ये इसको फ्लावरिंग स्टेज या बर्ड फॉर्मेशन स्टेज कहते हैं। और जो तीसरी सिंचाई है वो पॉड फॉर्मेशन स्टेज पर, ग्रेन फॉर्मेशन या दाना बनते हुए जब दाना बनने लगता है, जो कि 40 से 45 दिन बाद, बुआई के 40 से 45 दिन बाद, डेज आफ्टर सोइंग, 40 या 45 डेज आफ्टर सोइंग। तो इसमें उस वक्त ग्रेन स्टेज फॉर्मेशन में होती है, ये ग्रेन फॉर्मेशन में ग्रेन बनना होता है उस वक्त। अब आती है बात वीड कंट्रोल की, खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाए। जब आप इसमें बोएंगे तो खरपतवार भी आएंगे। तो एक तो मैनुअल मेथड है, खुरपी या कुदाल द्वारा।
फिर है केमिकल कंट्रोल, रसायन के द्वारा भी करते हैं। तो इसको बुआई के पहले एक उपचार है, यदि आप बुआई से पहले ही खेत में डाल देते हैं, 1.5 लीटर वासालिन पर हेक्टेयर को 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर लें। वो मिट्टी मिल जाना चाहिए अच्छी तरह से वो। तो एक तो ये हो गया प्री इमरजेंस ट्रीटमेंट है, ये भी प्री इमरजेंस है लेकिन ये बुआई के बाद है थोड़ा। ये बुआई के 24 से 36 घंटे बाद दूसरा उपचार है, यदि ये नहीं कर पाते तो इसको कर सकते हैं। 2 लीटर लासो प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करें, 800 से 1000 लीटर पानी मिलाकर। 2 लीटर को 800 से 1000 लीटर पानी मिलाकर लासो को छिड़काव कर सकते हैं पर हेक्टेयर। तो ये इस विधि से खरपतवार कंट्रोल हो जाते हैं। अब बात आती है प्रजातियाँ कौन सी सेलेक्ट की जाएं। भाई बीज का सिलेक्शन तो बहुत ज़रूरी है कि आप वैरायटी कौन सी सेलेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये बहुत मुख्य चरण है, इसका स्टेप है वैरायटी का सिलेक्शन। यदि आपने वैरायटी अच्छी सेलेक्ट कर ली है अपने जलवायु के आधार पर, या जो आपके पास साधन है सिंचाई के, या आपके यहाँ का जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से आपने यदि वैरायटी सेलेक्ट की है तो आप अच्छी पैदावार ले पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए ये वैरायटी है, कुछ हमने सजेशन दिया है। जैसे UH1 है जो कि 73 से 75 दिन की है और इसका ईल्ड लेवल 10 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर है, पर हेक्टेयर है। और जो कि स्पेशल जो अन्य विशेषताएं क्या है कि रेजिस्टेंट टू MYMV, मतलब मोजेक येलो वेन वायरस, ये तो इसमें विषाणु रोग आता है येलो मोजेक टाइप, तो उसको MYMV कहते हैं, है जी, येलो मोजेक वायरस। तो उसके प्रति रेजिस्टेंट है ये। अब है एक प्रताप उर्द 1, और प्रताप उर्द 1 जो है ये 74 से 75 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 10 से 12 कुंटल इसकी पैदावार है। ये भी रेजिस्टेंस है MYMV के लिए। फिर है मुलंद्रा उर्द, ये मुलंद्रा उर्द 2 है जो कि 75 से 80 दिन में पककर तैयार हो जाता है, जिसकी पैदावार 10 से 12 कुंटल है प्रति हेक्टेयर, और जो टॉलरेंट है MYMV के लिए। यहाँ पर रेजिस्टेंट और टॉलरेंट दो बातें हैं। तो किसान भाई रेजिस्टेंट तो वो होता है जो कि रोग की रोकथाम पहले ही कर लेता है, मतलब रोग को अंदर नहीं आने देती वैरायटी। टॉलरेंस वो होती है कि जो सहन कर लेती है, ठीक है रोग आ गया है लेकिन सहन कर लिया उसने और वो उसको एक्सप्रेस नहीं होने देती है, और उसमें भी पैदावार दे देती है रोग आने पर भी। फिर है पंत उर्द 10, पंत उर्द 10 जो है ये 80 से 85 दिन का है, थोड़ी सी अवधि ज़्यादा है इसकी, लेकिन इसकी पैदावार भी ज़्यादा है, 12 से 13 क्विंटल। फसल की अवधि के हिसाब से ही उसकी पैदावार भी होती है। फसल का जो है फसल की अवधि का पैदावार पर बहुत असर पड़ता है। यदि आपकी कम अवधि वाली फसल है तो पैदावार भी थोड़ी कम रहेगी अपेक्षाकृत लंबी अवधि वाली फसल के, और यदि आपकी फसल लंबी अवधि की है तो पैदावार बढ़ने से थोड़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि उसको फलने फूलने के लिए पकने के लिए बहुत समय मिलता है, तो उससे दाना ज़्यादा बनता है, पैदावार बढ़ जाती है। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे 80-85 दिन का उर्द है यदि पंथ 10, तो इसकी पैदावार 12-13 क्विंटल है, ये भी रेसिस्टेंट है MYMV के लिए। एक है KPU 12 37-35 कहते हैं, 17-35 भी कहते हैं इसको, ये भी 75-80 दिन का है और 10 से 12 क्विंटल इसकी पैदावार है। ये रेसिस्टेंट है MYMV के लिए, और सर्कोस्पोरा जो वायरस है लीफ स्पॉट जिसकी वजह से आता है उसके लिए भी ये रेसिस्टेंट है। फिर एक वल्लभ उर्द 1 है जो कि 70 से 75 दिन का है, जो कि कृषि विश्वविद्यालय मेरठ से निकाला गया है, जिसकी पैदावार 10 से 11 क्विंटल है, और ये टॉलरेंट टू MYMV, वो येलो मोजेक वायरस के लिए। फिर एक उर्द की वैरायटी है इंदिरा उर्द फर्स्ट, 70 से 75 दिन की वैरायटी है और 12 से 13 क्विंटल इसकी पैदावार है, ईल्ड लेवल जो है इसका। और ये पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रेसिस्टेंट है, जो इसमें चूर्ण फफूंद रोग आ जाते हैं कुछ। चूर्ण फफूंद मतलब पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं और उर्द जो है धीरे धीरे उसका पौधा नीचे बैठना शुरू हो जाता है और पौधा ख़त्म भी हो जाता है बाद में, उस पर फली नहीं आती, उसके लिए रेसिस्टेंट है ये। फिर है पंतनगर उर्द 7, 80 से 85 दिन का है, इसकी पैदावार 8-9 क्विंटल है, ये येलो मोजेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रेसिस्टेंट है। ये उन क्षेत्र के लिए जहाँ पानी रेनफॉल ज़्यादा होता है वहाँ पर थोड़ा सफल हो जाता है, लेकिन पैदावार इसकी ज़्यादा नहीं आती है। बस ये कि फसल हो जाएगी, पैदावार संतोषजनक रहेगी तो थोड़ी बहुत पैदावार मिल सकती है, लेकिन ये यहाँ के लिए रिकमेंडेशन नहीं है जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल है। फिर एक ये है PU8 जो कि
80-85 दिन की वैरायटी है, जिसका जो यील्ड लेवल है 9 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और ये रेजिस्टेंट है MYMB के लिए, येलो मोजेक के लिए, और BLS बैक्टीरियल लीफ सरफेस ब्लाइट जो आता है, लीफ सरफेस ब्लाइट आता है, उसके लिए भी रेजिस्टेंस है, और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए भी रेजिस्टेंस है। ये वैरायटी रोगरोधी कहलाती है, इसको आप ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 9 से 10 क्विंटल तक पैदावार दे रही है। फिर एक उर्द है PU19, पंतनगर की वैरायटी है। 80 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 10 से 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार है, और ये रेजिस्टेंस है येलो मोजेक वायरस के लिए, और सरफेस लीफ सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट के लिए, जो सर्कोस्पोरा है उसके लिए, और ये पाउडरी मिल्ड्यू के लिए भी रेजिस्टेंस है। अच्छी वैरायटी है, इसको भी आप बो सकते हैं। फिर है IPU13-1, 70-80 दिन की वैरायटी है, 9 से 10 क्विंटल पैदावार है, रेजिस्टेंस है येलो मोजेक वायरस के लिए। फिर है IPU10-20, 70 से 80 दिन की पैदावार है, इसकी 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार है, 70 से दिन में पक जाती है। और रिसर्च ये रेजिस्टेंस है येलो मोजेक वायरस के लिए। फिर एक वैरायटी IPU11 है, ये भी इसी तरह है, आप ये देख रहे होंगे। फिर PU19 एक उर्द है, बहुत पुरानी वैरायटी है, 85 से 90 दिन पकती है, पैदावार 10 से 12 क्विंटल है, ये येलो मोजेक वायरस के लिए रेजिस्टेंट है। फिर टाइप 9 एक उर्द होता था, वो भी 85 से 90 दिन का है, 10 से 12 क्विंटल पैदावार है, ये येलो मोजेक वायरस के लिए रेजिस्टेंट है। ये कुछ लंबी अवधि की पैदावार उर्द है, वैरायटी है। टाइप 27 है, जैसे टाइप 27, ये 120 से 125 दिन पकती है, और इसकी पैदावार 12 से 14 क्विंटल पर हेक्टेयर आती है, और रेजिस्टेंस है ये भी येलो मोजेक वायरस के लिए। एक है टाइप 65, टाइप 65, जो कि 120 से 125, 120 से 125 दिन पककर तैयार होती है, और 12 से 14 क्विंटल पैदावार ये दे देती है, और इसमें रेजिस्टेंस ही है येलो मोजेक वायरस के लिए, रेजिस्टेंस है ये। तो ये वैरायटी के बारे में मैंने आपको बताया है। आप अपने हिसाब से जो आपके क्षेत्र में अवेलेबल हो रही है, उपलब्ध हो रही हैं वैरायटी, आप इनमें से कोई भी वैरायटी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने जलवायु को देखते हुए। फिर बात आती है कि इंसेक्ट कंट्रोल, कीड़े आते हैं, इसके बाद कीड़े की बारी आती है। कीड़ा भी फसल में लगता है। इंसेक्ट कंट्रोल, इसमें सबसे पहले एफिड और जैसिड और वाइट फ्लाई, 3 इंसेक्ट आते हैं, और तीनों ही बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, और स्पेशली वाइट फ्लाई तो बहुत ज़्यादा फैलाती है, क्योंकि इसके बाद ही जो है वो सर्कोस्पोरा जो आता है, वो इसी के बाद आता है, क्योंकि यही रेस्पॉन्सिबल है, ये वाइट फ्लाई, जो कि विषाणु रोग वायरल डिजीज लेके आती है, इसके बाद ही होता है। तो इसका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए डाइथियोमेट 30 EC की 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से 500 लीटर पानी में पर हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर दें, तो ये कंट्रोल हो जाते हैं। उसके बाद आता है हेयरी कैटरपिलर, पॉड बोरर, और लार्वा भी होता है, उसको भी आता है इनका, ये भी काफ़ी नुकसान करता है। इसके कंट्रोल के लिए क्या करना है, कोनोलफॉस 2 ml पर लीटर वाटर 500 लीटर पानी में पर हेक्टेयर, वही 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से कोनोलफॉस ले लें, और 500 लीटर पानी मिलाकर 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है, इसका स्प्रे करें। फिर बात आती है बीमारियों की। बीमारियां भी लगती हैं, ये तो इंसेक्ट अटैक था, ये बीमारियों का अटैक है। तो बीमारी में क्या है कि सबसे पहले येलो वेन मोजेक वायरस आता है, ठीक है जी, पीला धब्बा रोग, जो इसकी फर्स्ट स्टेज वही वाइट फ्लाई है, इसमें लिखा है हमने, और इसका कंट्रोल करना है। इस वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीडेमाटॉन मिथाइल या डाइमेथोएट 2 ml पर लीटर वाटर का सॉल्यूशन बनाकर 500 लीटर में, और इसको 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर सकते हैं, तो ये कंट्रोल होने के चांस रहते हैं इसके। फिर आता है लीफ कर्लिंग, पत्ती का झुर्री रोग, पत्ती सिकुड़ने शुरू हो जाती है, कर्लिंग होनी शुरू हो जाती है, तो इसमें पत्ती मोटी हो जाती है और खुरदरी दिखाई पड़ती है। इसके लिए क्या कंट्रोल करना है कि एंडोसल्फान 0.1% का घोल या मोनोक्रोटोफास 0.04% का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। फिर तीसरा जो बीमारी है वो सर्कोस्पोरा, पत्ती के धब्बे, पत्ती पर धब्बे पड़ जाते हैं, छोटे छोटे आकार के, संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये धब्बे जो है किनारों की तरफ से शुरू होते हैं, फिर अंदर की तरफ आने शुरू हो जाते हैं,
तो इसमें सबसे पहले तो बीज का उपचार कर लेना चाहिए कैप्टान से। यदि आपको इसमें पहले भी कभी बीमारी आई खेत में यदि, तो आप देख लें। उसमें कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए। बीज उपचारित करने की विधि मैंने आपको पहले ही बताई थी एक अपने वीडियो में, कि भैया तो ट्रीटमेंट ड्रम यदि आपके पास है, सीड ट्रीटमेंट ड्रम, उसमें कर सकते हैं। यदि वो उपलब्ध नहीं है तो एक मटका ले सकते हैं आप। एक मटका ले लें, मिट्टी का घड़ा, उसके अंदर जो है बीज को डाल लें और थोड़ा सा उसमें पानी डालें 50 ग्राम, और उसको दवाई का घोल बना के जो उसमें मिला लें, और उस घोल को इसमें डाल के, जो आपका घड़ा है बीज जिसमें है, उसको ढक के उसका कवर कर लेते हैं पॉलीथीन से, और उसको हिलाते हैं। फिर घड़े को हिलाते हैं तो इसकी एक परत बन जाती है, एक टीका लग जाता है। तो बायोस्टीन से इसको ट्रीटमेंट कर लिया, कैप्टान से कर सकते हैं। उसके बाद बायोस्टीन 50% का 0.5 kg लेकर बायोस्टीन को पर हेक्टेयर के हिसाब से 30 से 35 दिन पर 2 बार स्प्रे करना है इसका। तो ये सर्कोस्पोरा कंट्रोल होने के चांस रहते हैं। उसके बाद यदि ये नहीं मिलते हैं सब चीज़ें, तो जिनेब 75 पाउडर है, जिसकी 1 किलो मात्रा को 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। तो इस सर्कोस्पोरा सबसे डेंजर डिजीज ये है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप इनमें से तीनों में से कोई भी उपाय कर सकते हैं। फिर आता है सहफसलीकरण। इसको किस किस फसल के साथ लिया जा सकता है? उड़द की फसल को तो मिक्स क्रॉपिंग के रूप में, यदि इंटरक्रॉपिंग के रूप में आप करना चाहते हैं तो उड़द प्लस गन्ना, गन्ने के बुआई के समय भी आप इसको, गन्ने के खेत में भी जब गन्ना बुआई होती है उसके साथ उड़द बो सकते हैं। और कपास के साथ, कॉटन के साथ भी उड़द की खेती कर सकते हैं। रेनी सीजन में क्या है, मक्का प्लस उड़द, अरहर प्लस उड़द, बाजरा प्लस उड़द, ये बहुत प्रचलन में है ये चीज़ें। मक्का के साथ उड़द बोना, अरहर के साथ उड़द बो देना, बाजरा के साथ उड़द बनाएंगे। इसमें इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। एक लाइन इसकी होती है उड़द की, बाकी एक लाइन फिर उसकी मक्का की आती है। इस तरह से इसको बो सकते हैं। दाने वाली ज्वार के साथ भी इसको बोते हैं, जिसे ग्रेन सॉर्गम कहते हैं, उसके भी साथ उड़द की खेती की जा सकती है। तो ये इसके बाद आता है कटाई का नंबर। पत्तियों का जब थोड़ी सुनहरी गोल्डन कलर की होने लगती हैं तो समझ लीजिए कि फसल पकने को तैयार है और इसको कटाई कर देनी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें कि फसल की कटाई जो है, फसल की जो कटाई सुबह के समय करनी चाहिए, भोर में, नहीं तो फलियों के झड़ने का और दानों के बिखरने का अंदेशा रहता है। इससे बचने के लिए इसको सुबह सुबह भोर में कटाई करनी चाहिए। कटाई करने के बाद उसको सुखा लेना चाहिए 2-3 दिन तक। अपने उसमें जो आपका प्लेस बनाया आपने इसको हार्वेस्टिंग करने का, जहाँ पर जगह है, उसमें ले जाएं खलिहान में, और वहाँ इसको 2-3 दिन सुखाने के बाद इसकी थ्रेसिंग कर लेनी चाहिए। फिर आता है ईल्ड लेवल। यदि आपने ये सब पैकेज और प्रैक्टिस अडॉप्ट करी हैं, जो विधियाँ हैं, यदि आप इस विधि से खेती कर रहे हैं तो कम से कम 12 क्विंटल और 14 क्विंटल तक भी पैदावार मिल सकती है। ये तो हमने मिनिमम लिखा है, इससे मैक्सिमम पैदावार आप ले सकते हैं। मतलब 12 से 14 क्विंटल भी पैदावार आ सकती है यदि आपने ये सब इस हिसाब से आपने खाद डाला है, सिंचाई इस शेड्यूल में करी है, और वैरायटी सिलेक्शन आपने ये किया है, तो आपको 12 से 14 क्विंटल पैदावार मिल सकती है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये उड़द के बारे में कैसा रहा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और इसको, मेरे चैनल को यदि आप आगे देखना चाहते हैं, इसी प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हैं भविष्य में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं समय समय पर आपको कृषि में बहुपयोगी वीडियो आपको डालता रहूं, कृषि संबंधित, चाहे वो पशुओं के बारे में, चाहे फसलों के बारे में, चाहे बागवानी के बारे में। ये सारे वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलते रहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल किसान एग्रीटेक स्कूल में। तो दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय किसान।